सोचो इंडियन ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड नेशन, टूरिज्म पैराडाइज, ब्लू बीचेस, ग्रीन टी प्लांटेशंस, फ्रेंडली कल्चर, लेकिन इसी आइलैंड पर 26 साल तक एक ब्रूटल सिविल वॉर चलता रहा। एक तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट और नेशनल आर्मी, दूसरी तरफ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे दुनिया ने बाद में वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन एंड डेंजरस इंसर्जेंट ग्रुप्स कहा। नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। सुसाइड बॉम्बिंग्स, पॉलिटिकल असैसिनेशंस, चाइल्ड सोल्जर्स, नेवल अटैक्स, इवन एक स्मॉल एयर विंग। और सबसे शॉकिंग बात, इस वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन भी हुई। इंडियन आर्मी को पीस कीपिंग के नाम पर भेजा गया और फिर वापस लाना पड़ा। सवाल ये है, श्रीलंका जैसा रिलेटिवली स्टेबल कंट्री सिविल वॉर में गिरा कैसे? एथनिक टेंशन्स इतनी एक्सट्रीम क्यों हो गई? LTTE इतना पावरफुल कैसे बना? और आखिर 2009 में वॉर खत्म हुआ कैसे? आज हम हेडलाइंस नहीं, पूरा पावर गेम समझेंगे। श्रीलंका की पॉपुलेशन मेजॉरिटी सिन्हलिस है, मोस्टली बुद्धिस्ट। तमिल माइनॉरिटी लार्जली हिंदू, नॉर्थ और ईस्ट रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट हुआ। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की। नॉर्दर्न तमिल रीजन्स में मिशनरी स्कूल्स ज़्यादा एक्टिव थे। रिजल्ट, तमिल यूथ गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में रिलेटिवली ज़्यादा विजिबल हो गए। इससे सिन्हलिस मेजॉरिटी के अंदर एक साइलेंट रिसेंटमेंट डेवलप हुआ। उनको लगा कि कॉलोनियल सिस्टम उनके खिलाफ टिल्टेड था। 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद नेचुरली पॉलिटिकल पावर मेजॉरिटी के पास आई। यहीं से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक्टिव होने लगी। 1956 का सिन्हाला ओनली एक्ट टर्निंग पॉइंट बना। इस लॉ ने सिन्हाला लैंग्वेज को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला। तमिल कम्युनिटी को लगा कि उनकी आइडेंटिटी और अपॉर्चुनिटीज सिस्टमेटिकली रिड्यूस की जा रही है। यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसीज भी चेंज हुई। स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिससे तमिल स्टूडेंट्स को हायर मार्क्स चाहिए होते थे एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे कम होने लगा। ये सब स्टेप्स अलग अलग देखने पर स्मॉल लग सकते हैं, लेकिन जब एक कम्युनिटी को रिपीटेडली फील हो कि सिस्टम उनके अगेंस्ट डिजाइन हो रहा है तो ट्रस्ट ब्रेक होने लगता है। शुरू में तमिल पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ फेडरल ऑटोनॉमी मांग रहे थे। उनका डिमांड सेपरेट कंट्री नहीं था, लेकिन जब पीसफुल नेगोशिएशंस फेल होती रही, फ्रस्ट्रेशन रेडिकलाइजेशन में कन्वर्ट होने लगा। धीरे धीरे स्लोगन्स बदलने लगे। ऑटोनॉमी की जगह सेपरेशन की डिमांड सुनाई देने लगी। यंग जनरेशन को लगा कि आइडेंटिटी बचाने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्गर पाथ चूज करना पड़ेगा। 1970s के एंड तक तमिल यूथ ग्रुप्स एमर्ज होने लगे। फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन को लगा कि पॉलिटिकल रूट काम नहीं कर रहा। इन ग्रुप्स में सबसे डिसिप्लिन और रूथलेस ग्रुप था LTTE, जिसे लीड कर रहे थे वेलुपिल्लाई प्रभाकरन। उनका गोल क्लियर था, नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, तमिल इलम। 1983 एक डिसाइसिव ईयर बना। LTTE ने श्रीलंकन आर्मी के 13 सोल्जर्स को एम्बुश में मारा। इसके बाद कोलंबो और दूसरे सिटीज में एंटी तमिल रिवॉर्ड्स भड़क गए। इस इवेंट को ब्लैक जुलाई के नाम से याद किया जाता है। हंड्रेड्स लोग मारे गए, हजारों डिस्प्लेस्ड हुए, तमिल होम्स और बिजनेसेस जलाए गए। ये मोमेंट सिविल वॉर का ऑफिशियल इग्निशन पॉइंट था। अब LTTE सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं था, वो तमिल रेजिस्टेंस का आर्म फेस बन गया। उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर अडॉप्ट की, सुसाइड बॉम्बिंग्स को स्ट्रेटेजिक वेपन बना दिया, विमेन सुसाइड बॉम्बर्स तक डिप्लॉय किए गए। उन्होंने श्रीलंकन प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया, फॉरेन मिनिस्टर को टारगेट किया, मिलिट्री बेसेस पर कॉम्प्लेक्स अटैक्स किए। LTTE ने अपनी नेवल विंग बनाई, सी टाइगर्स। उन्होंने सुसाइड बोट्स यूज किए, आर्म्स स्मगलिंग नेटवर्क ग्लोबल लेवल पर डेवलप किया। एक टाइम पर LTTE के पास टेरिटरी कंट्रोल था, जहां उन्होंने पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया, पुलिस, कोर्ट्स, टैक्स सिस्टम, इवन मीडिया। ये सिर्फ इंसर्जेंसी नहीं थी, ये डी फैक्टो मिनी स्टेट बन चुका था। श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल पास है। तमिलनाडु में स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन था श्रीलंकन तमिल्स के साथ। 1980s में इंडिया इनिशियली तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहा था, ट्रेनिंग और सेफ हेवेंस के थ्रू। आइडिया था श्रीलंका पर प्रेशर क्रिएट करना ताकि पॉलिटिकल सेटलमेंट आए। 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ। इस एग्रीमेंट का एम था तमिल रीजन्स को ऑटोनॉमी देना और मिलिटेंट्स को डिसआर्म करना। इंडिया के IPKF
इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा। ऑफिशियली मिशन पीस कीपिंग का था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्विकली चेंज हो गई। एलटीटी ने डिसआर्म होने से मना कर दिया। आईपीकेएफ और एलटीटी के बीच डायरेक्ट कॉम्बैट शुरू हो गया। इंडियन फोर्सेस अनफेमिलियर टेराइन में अर्बन और जंगल गोरिल्ला वॉरफेयर फेस कर रही थी। कैजुअलिटीज बढ़ने लगे, मिशन प्रोलॉन्ग्ड हो गया। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हुआ। तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए, नेशनल लेवल पर क्रिटिसिज्म बढ़ा। 1990 तक इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस विड्रॉ हो गए। ये इंडिया के लिए एक टफ स्ट्रेटेजिक लेसन था। रीजनल इंटरवेंशन सिंपल नहीं होता। वंस यू एंटर अ सिविल वॉर, एग्जिट प्लान क्लियर होना चाहिए। सबसे ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस 1991 में हुआ, राजीव गांधी की असैसिनेशन। एलटीटी सुसाइड बॉम्बर ने तमिलनाडु में रैली के दौरान उन्हें टारगेट किया। इसके बाद इंडिया का स्टैंस परमानेंटली एलटीटी के खिलाफ हार्ड हो गया। 1990s में वॉर ब्रूटल फेज में चला गया। एलटीटी ने हाई प्रोफाइल असैसिनेशन किए, कोलंबो में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इकोनॉमिक टारगेट्स अटैक हुए। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फुल मिलिट्री मोबिलाइजेशन शुरू किया, डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ, फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रो हुआ। इस दौरान सिविलियंस सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट, फियर, चेक पॉइंट्स, इकोनॉमिक कोलैप्स, डेली लाइफ अनस्टेबल हो गई। 2002 में नॉर्वे मीडिएशन के थ्रू सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। कुछ सालों तक रिलेटिव काम रहा। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय हुए। होप क्रिएट हुआ कि शायद पॉलिटिकल सेटलमेंट पॉसिबल है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत डीप था। दोनों साइड्स सीज फायर वायलेशंस एक्यूज करते रहे। मिड 2000s में फाइटिंग फिर से एस्केलेट हुई। इस बार श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई। सिर्फ डिफेंस अप्रोच नहीं, कंप्लीट मिलिट्री डिफीट एम किया गया। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो चुका था। 9/11 के बाद टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल मूड स्ट्रिक्ट था। एलटीटी को मल्टीपल कंट्रीज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। फंडिंग नेटवर्क्स पर क्रैकडाउन हुआ। इंटरनेशनल सिंपैथी श्रिंक होने लगी। 2006 से श्रीलंकन आर्मी ने सिस्टमैटिक मल्टी फ्रंट ऑफेंसिव लॉन्च किया। ग्रेजुअली एलटीटी टेरिटरी श्रिंक होने लगा। की टाउन्स कैप्चर हुए, सप्लाई लाइंस कट हुई। आर्मी ने हैवी आर्टिलरी और कोऑर्डिनेटेड ग्राउंड एयर ऑपरेशंस यूज किए। 2009 तक एलटीटी नॉर्थ कोस्ट के एक नैरो स्ट्रिप तक लिमिटेड हो गया। मई 2009 में फाइनल बैटल हुआ। वेलुपिल्लाई प्रभाकरन मारा गया। एलटीटी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई। 26 साल का सिविल वॉर ऑफिशियली एंड हो गया। एस्टिमेटेड 70,000 से ज्यादा लोग मर गए। कुछ एस्टिमेट्स इससे भी हाई है, लेकिन मिलिट्री विक्ट्री के बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। सिविलियन कैजुअलिटीज और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एलिगेशंस इंटरनेशनल फोरम्स पर रेज हुए। गवर्नमेंट ने विक्ट्री को नेशनल यूनिटी के रूप में प्रेजेंट किया। क्रिटिक्स ने अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की। श्रीलंका सिविल वॉर ने कुछ क्लियर लेसन्स दिए। एथनिक ग्रीवियंसेस अगर टाइमली एड्रेस ना हो तो वो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं। इंसर्जेंसी को अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस होता है। एलटीटी ने शो किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी क्वासी स्टेट स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। मिलिट्री विक्ट्री पॉसिबल है, लेकिन रिकंसिलिएशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्फ्लिक्ट के फाइनल फेज में चाइना का रोल विजिबल हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स और डिफेंस कोऑपरेशन के थ्रू ये साउथ एशिया में चाइना के एक्सपांडिंग फुटप्रिंट का अर्ली इंडिकेटर था। इंडिया के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट इमोशनली और स्ट्रेटेजिकली दोनों सेंसिटिव था। तमिलनाडु फैक्टर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लिंक्ड था। सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजनल सेंटिमेंट्स बैलेंस करने पड़ते थे। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एक्सपीरियंस ने इंडिया को फ्यूचर इंटरवेंशंस में केशियस बना दिया। राजीव गांधी असैसिनेशन ने इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन को रीशेप किया। आज जब इंडिया नेबरहुड पॉलिसी डिजाइन करता है, श्रीलंका का एक्सपीरियंस एक साइलेंट रिमाइंडर होता है कि एथनिक इश्यूज और रीजनल पॉलिटिक्स डीपली इंटरकनेक्टेड होते हैं। श्रीलंका सिविल वॉर सिर्फ एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक रिमाइंडर है कि जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और स्टेट पावर कोलाइड करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस डिकेड्स तक चलते हैं। मिलिट्री विक्ट्री 2009 में मिल गई, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस तभी सस्टेनेबल होगी जब पॉलिटिकल इंक्लूजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट रिबिल्डिंग पैरेलल चले। आज श्रीलंका ऑफिशियली वॉर फ्री है, लेकिन हिस्ट्री का लेसन क्लियर है। इंटरनल फ्रैक्चर्स अगर इग्नोर किए जाए तो वो नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।